अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीर इश्क के 11वें एपिसोड के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। और एक बात ये कहती चलूँ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें मेरी फर्स्ट नॉवल आतिश इश्क के सीज़न 2 का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है, मैं सीज़न 2 लेकर आ रही हूँ इंशाअल्लाह 4 दिसंबर को उसकी सीज़न 2 की पहली किस्त अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, तो उसे देखना ना भूलें। और जिन्होंने मेरे आतिश इश्क के सीज़न 1 को नहीं देखा है, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनसे कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि वो जाकर मेरे सीज़न 1 को रीड करें, उन्हें पसंद आएगा। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। कुछ नहीं, मेरी स्लीपिंग ब्यूटी, तुम बहुत सोती हो। हाँ, तुम्हें कैसे पता स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में? रानी ने ज़हरान को गौर से देखा, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही स्लीपिंग ब्यूटी की मूवी देख रही थी। इसका मतलब तुम जी, जी, बिल्कुल, मैं भी आपके साथ बैठकर मूवी देख रहा था। हाँ, ज़हरान कितनी गलत बात है ये। गलत बात? तुम देखो तो सही, मेरा देखना गलत है? तुमने पूरी मूवी देख ली? रानी ने सवाल किया। ज़हरान ने इस बात में सर हिला दिया। और तुमने वो किसिंग हाँ, हाँ, वो भी देख लिया। ज़हरान ने रानीम की बात काटी। या अल्लाह! रानीम अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। अच्छा जी, देखने में शर्म नहीं आई और अब तुम्हें शर्म आ रही है? ज़हरान तुम जाओ यहाँ से। रानीम ने अपनी आँखों से एक उँगली हटाकर ज़हरान को देखा, जबकि चेहरा अब भी छुपाया हुआ था। हा, 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 जा रहा हूँ। रानीम उठ गई बेटा। जी मम्मा। आज बहुत देर तक सोती रही तुम? हालांकि कल रात भी तुम जल्दी सो गई थी। कल रात? रानीम को याद रानीम को कल रात की बात याद आई। तो वो तो ज़हरान के साथ फूलों की हसीन वादियों में थी। वो कहाँ जल्दी सोई थी? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं मम्मा, वो मैं एयरपोर्ट गई थी, शायद इसलिए थकन हो गई थी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। बेटा फ्रेश होकर नाश्ता करो। आज हम दोनों माँ-बेटी तुम्हारे नानू और मामू जान से मिल लाते हैं। मम्मा आप चली जाएं, मैं घर पर ही रहूंगी। बिल्कुल भी नहीं। पिछली बार भी तुमने यही किया था। तुम जब से कराची आई हो, एक बार भी उन लोगों से मिलने नहीं गई। बेटा ये गलत बात है। लेकिन मम्मा, मेरा जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। रानी अब सफिया बेगम से क्या कहती? वो ज़हरान की वजह से जाना नहीं चाहती थी। मैंने कहा ना, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें चलना ही होगा। ओके मम्मा, ये हुई ना बात। चलो अब जल्दी से नाश्ता करो। मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने लोगों से सुना है। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो अल्लाह ही जाने। काशिफ साहब, हो सकता है आपने गलत सुना हो, क्योंकि मैं तो पिछले 3 माह से उस हवेली में रह रहा हूँ। हमें तो किसी जिन ने परेशान नहीं किया, ना ही मेरी फैमिली को परेशान किया। जब्बार साहब, उस हवेली का मालिक बैंक के मालिक को ये हवेली करोड़ों की कौड़ियों की भाव में बेचकर रफू चक्कर हो गया था। भला कोई इतनी शानदार हवेली को क्यों बेचेगा? आप ये भी तो सोचें। काशिफ साहब, ये भी तो हो सकता है वो मालिक मकान जरूरतमंद हो, उसकी कोई मजबूरी रही होगी। वैसे भी हर बात के
दो पहलू होते हैं। हो सकता है, लेकिन जब्बार साहब, मैंने बहुत लोगों से सुनी है ये बात। आपकी हवेली में जिन का बसेरा है। हाँ हाँ हाँ। चले, कोई बात नहीं काशिफ साहब, वो अपनी जगह खुश रहे, हम अपनी जगह। जब्बार साहब, आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैंने कब जिन के वजूद से इनकार किया है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वो भी अल्लाह की मखलूक है। जब वो हमें तकलीफ नहीं पहुंचा रही, तो हमें क्या जरूरत है उसके मामले में दखल अंदाजी करने की? हम्म। काशिफ साहब, जब्बार साहब की बातें सुनकर अब चुप हो गए। रानी, मेरी बच्ची, नानों की याद नहीं आती? रानीम की नानी ने रानीम के सर पर हाथ रखते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है नानो, बस स्टडी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वक्त नहीं मिलता। हाय मेरी बच्ची, देखो तो, पढ़ पढ़ कर कितनी कमजोर हो गई है। हाँ हाँ हाँ। नानो, आपको तो मैं हमेशा ही कमजोर नजर आती हूँ। अम्मी ठीक कह रही हैं रानी, तुम वाकई कमजोर हो गई हो। या रात में ठीक से नींद पूरी नहीं करती, या वक्त पर खाना नहीं खाती? रानीम के मामू शकील साहब ने भी शकील साहब ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा। मामू जान, आप लोगों को बस यूं ही महसूस हो रहा है, बहुत दिनों के बाद देखा है ना, शायद इसलिए, वरना मैं बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा जी, तुम कहती हो तो हम मान लेते हैं। रानी, तुम यहीं बैठी रहोगी? चलो, हमें भी कितनी सारी बातें करनी है। रानीम के मामू की बेटी कायनात, जो रानीम की हम उम्र थी, वो रानीम का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले गई। हाँ हाँ हाँ। अब इन लड़कियों की अपनी खुसुर फुसुर शुरू हो जाएगी। भाईजान इतने अरसे के बाद मिली हैं दोनों, ये तो होना ही था। सफिया बेगम ने हंसते हुए कहा। और बताओ, आलियान भाई से बात होती है तुम्हारी? हाँ होती है, कभी कभी। कभी कभी क्यों? यार, क्या वो तुमसे रोज बातें नहीं करते? कायनात ने चेहरे पर बल डाले कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बात करना चाहता है, लेकिन मैं ही बात नहीं करती। क्यों? कायनात ने खींच कर कहा। बस यूं ही, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लो जी, बातें सुनो मैडम की। एक अदद मंगेतर रख कर भी उनसे बातें नहीं करती। कसम से, मैं होती ना तो दिन रात बातें करती। हाँ हाँ हाँ, शुक्र है मैं तुम नहीं हूँ, रानीम ने कहका लगाते हुए कहा। क्या मतलब? मैं बुरी हूँ क्या? अरे नहीं बाबा, मतलब कि मुझसे इतनी बातें नहीं होती। अच्छा, ये बात है, तो फिर ठीक है। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें आलियान भाई कैसे लगते हैं? बस ठीक लगता है। हाँ, बस ठीक। वो तो कितने हैंडसम है, और मंगनी वाले दिन जब मैंने उन्हें देखा तो हैरान ही हो गई। अब तो वो पहले से और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। अच्छा, तुम्हें इतने ही हैंडसम लगते हैं तो तुम ही कर लो उनसे शादी। हाय क्या कह दिया, कसम से, अगर उनसे तुम्हारा रिश्ता ना लगा होता तो वाकई मैं कर लेती उनसे शादी। कायनात तो आलियान के खूबसूरती के कसीदे पढ़ते पढ़ते थक नहीं रही थी, और यहाँ रानीम को जहरान की फिक्र लगी थी। वो जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन सफिया बेगम का तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। मम्मा, घर चलें, काफी देर हो गई है। क्या हो गया बेटा? ये भी तो तुम्हारा ही घर है, शकील साहब ने कहा। जी मामू जान, लेकिन मुझे कॉलेज के कुछ काम करने हैं, वैसे ही आज मैंने छुट्टी कर ली है। रानी बेटा,
चलेंगे, अभी रुक जाओ। तुम्हारे पापा को तो आने दो। क्या मतलब? पापा बैंक से यहाँ आएंगे? वो तो अभी नहीं आएंगे। उन्हें आने में तो रात हो जाएगी। हाँ तो क्या हो गया? रात हो जाएगी तो हो जाए। ये लड़की तो बहुत परेशान कर रही है। पहले जब लाहौर से आती थी तो इसका यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहता था, और अब देखो जरा, कुछ घंटे के लिए नहीं रुक रही। रानीम की नानी ने अगला पिछला कत्था चिट्ठा खोल कर रख दिया। नानो, बात यह है कि मुझे कॉलेज के काम करने हैं, वरना कल मेरी पिटाई होगी। अरे चुप कर लड़की, मुझे लेकर चलना, देखती हूँ कौन तुझे मारता है। अरे नहीं नहीं, आप क्या करेंगी कॉलेज जाकर? रहने दे, मैं खुद ही देख लूंगी। रानी ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब किसी की किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने हार तस्लीम कर ली। ज़हरान, रानीम कहाँ है? अभी जह अबीर परेशान होकर ज़हरान से मिलने आया। वो अपनी नानी के घर गई है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे पूरे कॉलेज में ढूंढता फिर रहा था। अच्छा, तुम आज आराम करो, उसका कुछ पता नहीं है। वो कब आए? नहीं, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ, हो सकता है उसे ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। अबी ने रानीम को नहीं देखा तो वो बेचैन हो गया था। तो वो तो बस रानीम को देखकर अपनी आंखों को सैराब करना चाहता था, लेकिन ज़हरान उसके इस कैफियत से बिल्कुल अनजान था। वो तो यही समझ रहा था कि अबीर को रानीम की इसलिए परवाह है क्योंकि वो उसके भाई यानी ज़हरान की मोहब्बत है। ज़हरान सारा दिन रानीम के लिए परेशान रहा, लेकिन रानीम का कुछ पता नहीं था। आज उसने गुस्से में फिर से अपने पैर की जंजीर खींची और जख्मी हो गया। वो असीरे तन्हाई में दर्द की तकलीफ से जूझ रहा था। यहाँ जब्बार साहब रात के 8 बजे अपने ससुराल पहुंचे। रात का खाना खाने के बाद वो लोग वहां से तकरीबन 10 बजे निकले, रानीम की जिद पर, वरना उनका इरादा तो 12 बजे वापस आने का था। रानीम जैसे ही घर पहुंची, वो फौरन अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि वो जानती थी ज़हरान उसके लिए तड़प रहा था। रानीम दुनिया के किसी भी कोने में रहती, लेकिन ज़हरान उसे जब भी पुकारता तो वो ज़हरान की आवाज़ सुन सकती थी। आज भी वो ज़हरान की तड़प को सुन रही थी, जब भी वो बेचैन थी और जल्द अज जल्द घर आना चाहती थी। आह! ज़हरान, ये क्या कर रहे हो? रानी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, ज़हरान ने उसे खींचकर गुस्से से बेड पर पटक दिया। कहाँ थी तुम? तुम जानती हो मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। फिर कहाँ चली गई थी? बोलो, जवाब दो। ज़हरान अब रानीम के ऊपर था। वो अपनी तलुस्सुमाती नीली आंखों से रानीम को कहर भरी नजरों से देख रहा था। ज़े ज़े ज़हरान, मैंने बताया था कि मैं नानू के घर जा रही हूँ। रानीम ने बमुश्किल अपनी बात कही। मारे खौफ के उसने थूक हलक तले निगला था। उसने ज़हरान को इससे पहले कभी ऐसे गज़बनाक गुस्से में नहीं देखा था। बताया था तो क्या वहाँ ज़िंदगी भर रहने का इरादा था? मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो? न, नहीं, तुमने मुझे जिस कर्ब में मुब्तला किया है, अब तुम्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़ह ज़ ज़हरान, मैं मम्मा से कह आह! अभी रानीम अपनी सफाई पेश कर ही रही थी कि ज़हरान ने अपने दहकते लब रानीम की गर्दन पर रख दिए, जिससे रानीम
सिसक कर रह गई थी। ज़हरान प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। वो ज़हरान को खुद के ऊपर से हटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहाँ हिलने वाला था। वो तो जिनज़ात था, कहाँ उसकी ताकत और कहाँ वो नाजुक सी मोम की गुड़िया। दोनों का भला क्या मुकाबला। ज़हरान प्लीज़ हटो। रानीम ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। ज़हरान जो मुसलसल रानीम के गले पर झुका अपने जुनून का महर सिब्बत लगा रहा था, उसके आतिशी रुखसार पर रानीम के नीम गरम आंसुओं की बूंदें गिरती महसूस हुई। तो वो यकदम होश में आया, तो पीछे हटा, तो फौरन पीछे हटा। जिस जगह उसने चूमा था वो जगह बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। अब उसे एहसास हो रहा था उसने तैश में आकर रानीम को तकलीफ पहुंचाई थी। रानीम मुझे माफ कर दो। ज़हरान शर्मगी नजरें झुकाए बोला, लेकिन रानीम तो बस रोई जा रही थी। रानीम कुछ तो बोलो। ज़हरान मैं तुमसे कह तो रही थी कि मैं खुद आने के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था। तुम्हें क्या लगता है मेरा वहां तुम्हारे बगैर दिल लग रहा था? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें पल पल हर लम्हा याद किया, लेकिन तुम्हें तो अपने गुस्से के आलम में कुछ नजर ही नहीं आता। बस अपनी वाली करते हो। और क्या कहा था तुमने? मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाह रही हूँ? तो मेरी बात याद रखना ज़हरान, तुम्हारा पीछा तो मैं मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। रानी भी शदीद गुस्से में थी। आज वो ज़हरान पर बरस पड़ी थी, क्योंकि जबकि ज़हरान तो टिकटिकी बांधे उसे देखा जा रहा था। अब चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? देख रहा हूँ मेरी रानी को गुस्सा करना भी आता है। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है? हाँ तो तुम्हें क्या लगा था? गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही आता है? चलो अच्छी बात है। शादी के बाद तुम मुझ पर गुस्सा करना और मैं तुम्हारी इस दिल फरेब अदा को देखकर लज्जत बर्तन होता रहूंगा। ज़हरान हमारा ये ख्वाब कब पूरा होगा? इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरा होगा। ज़हरान मैं मम्मा पापा को कैसे बताऊंगी? मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। ज़हरान रानीम को अपने सीने से लगाकर ज़हरान ने रानीम को अपने सीने से लगाकर कहा, ज़हरान मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है कोई मुझे तुमसे जुदा कर देगा। तुम परेशान हो इसलिए तुम्हें ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रानी ज़हरान के सीने से लगकर सुकून हासिल करने लगी। ज़हरान एक बात पूछो तुमसे। हम्म। एक क्या, 100 बात पूछो। शादी के बाद तुम कहाँ रहोगे? मेरा मतलब है हमारी दुनिया में या फिर अपनी दुनिया में? जाहिर है अपनी दुनिया में रहूंगा। यहाँ क्या, यहाँ क्यों रहूंगा? लेकिन जहरान मुझे तो यहीं रहना है, अपनी दुनिया में रहना है। रानी ये कैसे मुमकिन है? मैं एक जिनजाद हूँ, फिर मैं इंसानों की दुनिया में कैसे रह सकता हूँ? क्यों नहीं रह सकते? तुम यही मेरे साथ इंसानों की तरह ही रहना, किसी को क्या पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ। रानी तुम बिल्कुल पागल हो। ज़हरान प्लीज मुझसे वादा करो, शादी के बाद हम यहीं इंसानों की दुनिया में रहेंगे। अरे ये क्या बात हुई? मैं कैसे वादा कर लूं? वहां मेरा पूरा खानदान है, मेरा कबीला है। फिर फिर मैं यहाँ इंसानों की दुनिया में क्यों रहूं? मेरे लिए रहोगे? बस मैंने कह दिया, हम शादी के बाद यहीं रहेंगे। रानी ने फैसला कुन अंदाज में कहा। अच्छा मेरी मोम की गुड़िया, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने सुना था इंसान शादी के बाद अपनी जोरू से डरता है, लेकिन ये तो इंसानी लड़की
تو ایک جنزادے کو اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے؟ زران نے شرارت سے کہا۔ ہاں، کیا مطلب؟ میں نے تمہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے؟ رانیم نے اپنی خوبصورت بڑی آنکھیں مزید بڑی کر کے زہران کو گھورا۔ ہاں ہاں ہاں، جن تو ہمیشہ سے ہی انسان کا غلام رہا ہے، تم نے بنا لیا تو کیا غلط کیا؟ اچھا، مطلب تم اگری کر رہے ہو؟ ہاں ہاں ہاں، نہیں میری جان، تم نے مجھے اپنا غلام نہیں بنایا، بلکہ ہم تو خود آپ کے عشق میں غلام بن گئے ہیں۔ ہاں ایسے کہو نا۔ آہ، زہران رانیم کے گلے پر اپنا ہاتھ سہلانے لگا۔ مقصد اسے دیے گئے زخم کو ٹھیک کرنا تھا، لیکن اس کے اس طرح چھونے سے تو رانیم نے مچل کر ٹھنڈی آہ بھری۔ زہران، رانیم نے بھیگے ہوئے لہجے سے اسے پکارا۔ دسمبر کی گہری لمبی رات اور دو پیار کرنے والے تنہا ہوں تو کیا یہ ممکن تھا؟ ان کے جذبات قابو میں رہتے؟ زہران کے اس طرح چھونے سے رانیم کا خمار اپنی یون پر تھا۔ رانیم اپنی آنکھیں بند کیے زہران کے لبوں پر اپنے انابی لب رکھنے ہی والی تھی کہ زہران یکدم پیچھے ہٹا۔ رانیم، میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ رانیم کو خماری میں دیکھ کر زہران کو یہی مناسب لگا۔ اس نے رانیم کو خود سے دور کیا، پھر خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں زہران، پلیز رک جاؤ، بھی نہیں جاؤ پلیز، رانیم نے زہران کا ہاتھ تھام کر کہا۔ رانیم، مجھے مجبور مت کرو، خدارا مجھے جانے دو۔ زہران، نہیں پلیز، ابھی نہیں، رانیم کہہ رہی تھی کہ زہران اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ زہران، رانیم زور سے چیخی، لیکن زہران اس کے سامنے نہیں آیا۔ وہ اپنی اور رانیم کے رشتے کے حدود کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہ اس رشتے کے تقدس کو پامال کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رانیم چیختی چلاتی غصے کی حالت میں سو گئی۔ اس نے کچھ فیصلہ کر لیا تھا، خود سے کوئی وعدہ کیا تھا جو زہران کو وقت آنے پر ہی پتہ چلنا تھا۔ رانیم آج صبح صبح اٹھ گئی تھی۔ اس کے تکیے کے پاس لال گلاب کا گلدستہ رکھا تھا، جسے اس نے دیکھا تو لیکن ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ اٹھی، فریش ہوئی اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں جبار صاحب اور صفیہ بیگم صبح کی چائے پی رہے تھے۔ ارے آج تو کرشمہ ہو گیا، رانیم اتنی صبح صبح اٹھ گئی، آج سورج مغرب سے تو نہیں نکل گیا؟ صفیہ بیگم نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ جائیں دیکھ لیں سورج کہاں سے نکلا ہے، رانیم نے خفگی سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ناراض نہیں ہو بیٹا، آپ کی مما مذاق کر رہی ہیں، کیونکہ آپ اتنی جلدی نہیں اٹھتے ہو نا، اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ جی پاپا، میں جانتی ہوں۔ پاپا، مجھے آپ سے اور مما سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بولو میرے بچے، کیا بات ہے، ہم سن رہے ہیں، جبار صاحب نے محبت سے کہا۔ پاپا، بات یہ ہے کہ رانیم صوفے سے اٹھ کر جبار صاحب اور صفیہ بیگم کے پاس آ کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ رانیم، بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ صفیہ بیگم کو رانیم کا چہرہ دیکھ کر تشویش ہو رہا تھا، جس پر اس وقت مردنی چھائی ہوئی تھی۔ مما، پاپا، بات یہ ہے کہ میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ رانیم میرے بچے، کیا بات ہے؟ آپ اتنی گھبراہٹ کی شکار کیوں ہو رہی ہو؟ تسلی سے بتاؤ، جبار صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پاپا، میں آلیان سے۔ ہاں بولو بیٹا، تم آلیان سے کیا؟ پاپا، میں آلیان سے شادی کرنا نہیں چاہتی، رانیم نے زور سے آنکھیں میچی اور ایک سانس میں کہہ دیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ صفیہ بیگم غصے سے آگ بگولا ہوئی۔
صفیہ بیگم، آپ چپ ہو جائیں، میں بات کر رہا ہوں نا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم آلیان سے شادی کرنا کیوں نہیں چاہتی؟ اس میں کوئی برائی ہے یا کوئی اور کوئی اور مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ۔ پاپا، آلیان میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا ہے۔ جب اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ بہت اچھا بھی ہے، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ صفیہ بیگم نے پھر سے کہا۔ صفیہ، میں نے کہا نا آپ سے، کچھ دیر کے لیے چپ ہو جائیں، اور چپ نہیں رہ سکتی تو برائے مہربانی یہاں سے چلی جائیں۔ جبار صاحب نے کچھ سختی سے کہا تھا تو صفیہ بیگم نے خاموشی اختیار کر لی۔ بتاؤ میرے بچے، تم آلیان سے شادی کرنا کیوں نہیں چاہتی؟ کیونکہ اس سے رشتہ کرتے وقت تو ہم نے تم سے پوچھا تھا، جب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پاپا، وہ بات بہت پرانی ہے، اب مجھے آلیان نہیں کوئی اور پسند ہے۔ ابھی صفیہ بیگم کچھ کہنے والی تھی، جب بہار صاحب نے نفی کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گئی۔ کون پسند ہے؟ تم اس سے کہاں ملی؟ وہ لاہور میں ہے یا اس کا تعلق کراچی سے ہے؟ پاپا، وہ کراچی میں رہتا ہے، میں اس سے کراچی میں ہی ملی تھی۔ اچھا، تو پھر یہ بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے، تاکہ میں ملوں اس سے؟ جبار صاحب نے بہت سہولت سے کہا۔ وہ بہت سمجھدار شخص تھے، جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ وہ اس وقت بھی رانیم کو پورے اعتماد میں لے کر اس سے پوری بات اگلوانا چاہتے تھے۔ پاپا، اس کا نام زہران ہے، وہ یہیں ہمارے گھر میں رہتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ہمارے گھر میں رہتا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پاپا، میں پاگل نہیں، وہ سچ مچ ہمارے گھر میں رہتا ہے۔ اچھا، تو مجھے اس سے ملواؤ ذرا، میں بھی پوچھوں وہ ہمارے گھر میں کیوں رہتا ہے۔ جبار صاحب سمجھ رہے تھے رحیم کوئی مذاق کر رہی ہے، اس لیے وہ بھی مزاحیہ لہجے میں بات کر رہے تھے۔ پاپا، وہ ایک جنسات ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگتی ہے۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ناول لکھنے کے لیے موٹیویشن ملتی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔